मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमारे हिंदी सुलभ भारती पुस्तक में दी गई फूल और कांटे इस कविता का अभ्यास करने वाले हैं। अगर अब तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम फूल और कांटे इस कविता के कवि का परिचय कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फूल और कांटे इस कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश है। आपका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1947 में हुआ। आपकी रचनाएं जैसे कि प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो आइए सबसे पहले हम कविता का सस्वर गायन करते हैं, बाद में कविता का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसाता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतल, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो आइए अब हम कविता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कविता के पहले चरण में कवि कहते हैं कि फूल और कांटे यह दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं, मतलब इनका जन्म एक ही पौधे पर होता है और एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। रात में जो चांद चमकता है उसका प्रकाश फूल और कांटे इन दोनों पर एक ही समय और एक सा ही पड़ता है। कविता के दूसरे चरण में कवि कहते हैं कि मेघ मतलब बादल एक सी ही बारिश उन पर बरसाता है और हवा भी एक ही समय दोनों पर बहती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग रूप में हमें दिखते हैं तथा दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। कविता के तीसरे चरण में कहते हैं कि पौधे पर जो कांटा होता है वह जब कोई फूल या पौधे के किसी भाग को छूने का प्रयास करता है तब उसके वर यानी सुंदर और वसन यानी वस्त्र को फाड़ देता है। वैसे ही जो प्यारी तथा प्यार में डूबी हुई तितलियाँ होती है वह फूल पर बैठना चाहती है, तब पौधे पर का कांटा उन तितलियों के पंखों को काट देता है तथा भंवर के शरीर को भी घायल कर देता है। कविता के कवि ने चौथे चरण में कहते हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है और उनको प्यार देता है तथा जिस भंवर को कांटा घायल करता है उसी भंवर को फूल अपना पौष्टिक और अच्छा रस पिलाता है या फिर देता है तथा अपने सुंदर और तरह तरह के सुगंधित रंगों से फूल खिलकर तितलियों और भंवर को खुश कर देता है। कवि अपने अंतिम चरण में कहते हैं कि कांटा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फूल देवों तथा महिलाओं के सिर पर शोभा देता है और सबको आकर्षित करता है, जबकि कांटा और फूल दोनों ही एक ही पेड़ के भाग होते हैं, लेकिन फूल ही सबको भाता है। यही फूल का बड़प्पन है और कांटा अपने आप में इसके लिए छोटा होता है। दोनों ही पौधे की खूबियों को दर्शाते हैं तथा कांटे बिना फूल अधूरा ही लगता है। यही संसार का नियम है। हमें हर मानव को यही सोचना चाहिए कि हम फूल बनकर ही अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि कांटा बनकर। मतलब हमें सदैव
अच्छे कर्मों को करने का ही प्रयास करना चाहिए, न कि बुरे कर्मों का। तो इस तरह प्रिय छात्रों, हमने कविता का आशय समझने का प्रयास यहाँ किया है। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से कविता का आशय समझ चुके होंगे तथा कविता पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियाँ आपको अपनी स्वाध्याय में पूरी करना है। तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। मैं मेरे प्रिय विद्यार्थी तथा अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।